गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गृह प्रबंध बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय का जो व्यवस्थापन है उस टॉपिक का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि समय जो है या समय जो व्यवस्थापन है उसका क्या अर्थ होता है या उसकी एक तरीके से हम उसका क्या मतलब है। समय व्यवस्थापन यानी कि न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना ताकि व्यक्तिगत और पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, समय व्यवस्थापन कहलाता है। यानी कि हम कम समय में भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला जो कार्य है वो कर सकते हैं और ताकि हम अपने जो व्यक्तिगत हैं और पारिवारिक जो लक्ष्य हैं उनको हम प्राप्त कर सकें, तो वो हमारा समय व्यवस्थापन कहलाता है। अब देखिए, एक जो गृहिणी है उसको पूरे दिन में 24 घंटे में घर में बहुत सारी क्रियाएं करनी होती हैं, जैसे कि घर की सफाई होगी, सजावट हो गई, परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना हो गया, परिवार के सदस्यों की देखभाल हो गया, शिक्षा की व्यवस्था करना, पारिवारिक बजट बनाना, निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना, सामाजिक और धार्मिक कई तरह के कार्य करना, गाइडेंस देनी अगर कोई घर में सर्वेंट है, और स्वयं की भी देखभाल, सेल्फ केयर, ये सब जो कार्य है जो गृहिणी है वो पूरे 24 घंटे में ये सभी कार्य करती है। अब हम इसी कड़ी में हम ये देखने जा रहे हैं कि जो पारिवारिक जीवन जो चक्र है उसकी विभिन्न अवस्थाओं में समय की जो मांग है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समय की मांग को समझना और उसके अनुसार विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि तभी गृहिणी अपने पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। अब देखिए, पारिवारिक जो जीवन चक्र है उसकी बहुत सारी अवस्थाएं हैं। आज हम पहली जो अवस्था है यानी कि प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज क्या है। यह पारिवारिक जो जीवन है चक्र की बहुत ही छोटी अवस्था होती है, यानी कि इसका जो प्रारंभ होता है वो नवविवाहित पति और पत्नी से होता है। नव दंपति इस अवस्था में एक दूसरे को जानने का और समझने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन लक्ष्यों का निर्वाह करते हैं। परिवार में केवल पति पत्नी रहते हैं, अतः जो कार्यभार क्या होता है, हल्का होता है तथा समय व्यवस्थापन की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं होती। परंतु यदि दोनों पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो समय व्यवस्थापन करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरी स्टेज, यानी कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि पारिवारिक जीवन चक्र की जो विभिन्न जो अवस्थाएं होती हैं उसमें हमें समय की मांग कब कब और कितनी कितनी होती है। यानी जो पहली स्टेज पढ़ी हमने नव संपत्ति, इसमें समय की जो व्यवस्थापन बहुत अधिक ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी अवस्था पारिवारिक जीवन चक्र की जो दूसरी अवस्था है उसमें पति पत्नी के अलावा बच्चे भी होते हैं। बच्चे होते हैं तो गृहिणी का जो कार्यभार है वो बढ़ जाता है। नवजात शिशु और छोटे बच्चों की देखभाल करने में अत्यधिक जो समय है वो व्यतीत होता है। बच्चों के साथ साथ गृहिणी को घर के भी कार्य करने पड़ते हैं। माता पिता पर बालकों के पालन पोषण के उत्तरदायित्वों को उसे निभाना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं गृहिणी को अपना अगर 1 वर्ष से कम आयु का बालक है तो सप्ताह में गृहिणी को 22 से 27 घंटे का जो समय है वो व्यतीत होता है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी बात कर सकते हैं कि एक सर्वेक्षण किया गया और उस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 2 वर्ष से छोटे बालक सहित परिवार के सदस्यों की देखभाल में औसतन 3 से 5 घंटे व्यतीत होते हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी देखभाल और पालन पोषण पर
व्यय होने वाला जो समय है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी यहाँ पर कह सकते हैं कि आजकल समय शक्ति के उपकरणों और विभिन्न प्रकार के आरामदायक वस्त्रों का, सुरक्षित पदार्थों, रेडीमेड फूड्स हो गया, उसके भी आ जाने से गृहिणी की समय में काफ़ी बचत हुई है। अब परिवार जो जीवन चक्र की जो अब आती है तीसरी अवस्था, थर्ड स्टेज में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाने लगता है, मध्य स्कूल है और उच्च विद्यालय में अध्ययन करने हेतु बच्चे चले जाते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं, घरेलू कार्यों को करने में सहयोग देने लगते हैं और वे गृह निर्माण संबंधी क्रियाओं को योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने और क्रियाओं के मूल्यांकन में भी बच्चे मदद करने लगते हैं। कई परिवारों में तो माता पिता को सामाजिक और धार्मिक कार्य करने हेतु पर्याप्त समय भी मिल जाता है। अब आती है इसमें चौथी स्टेज। इस अवस्था में बच्चे या तो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं या फिर बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं और यदि उनकी शादी कर दी जाती है तो वे अपने पैरों पर खड़े होकर माता पिता का घर छोड़कर अलग से घर बसाते हैं। तब गृहिणी के पास पर्याप्त समय रहता है और समय जो व्यवस्थापन है उसकी भी इतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था में क्या है कि इस अवस्था में बच्चे पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाते हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, गृहिणी की बालकों के प्रति पूरी जिम्मेदारी अब समाप्त हो जाती है और गृहिणी के पास अब समय ही समय होता है, यानी कि पूरा दिन वो अपने लिए निकाल सकती है। वे अपना समय जिस तरीके से चाहे, जोन सी भी गतिविधि वो करना चाहती है, जिसको कि हम बोलते हैं कि अपना किस तरीके से वो टाइम पास कर सकती है, वो उस हिसाब से अपना कर लेती है। अब वह समय उपभोग के विभिन्न तरीकों को ढूंढती है। कई गृहिणियाँ समय बिताने हेतु फिर से निजी जो स्कूल हैं, संस्थाएं हैं या प्राइवेट हैं, रोज़गार हैं, उनमें भी वो अपना समय बिताना काफ़ी पसंद करती है। तो देखिए ये जितनी भी मैंने आपको जो 5 स्टेज बताई, पहली से लेकर 5वीं तक, तो ये सारी जो स्टेज हैं पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं और इस अवस्थाओं में अलग अलग स्टेजेस में जो समय की जो मांग है वो अलग अलग तरीके से बढ़ती चली जाती है, कभी कम होती है और कभी घट जाती है। अब हम बात करते हैं समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व, यानी कि टूल्स, कौन कौन से ऐसे टाइम मैनेजमेंट्स के टूल हैं जिसके कि हम बारे में बात करेंगे। समय क्या है कि एक सीमित साधन है, मानव का प्रत्येक क्षण कीमती होता है। इसके सदुपयोग से ही परिवार अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। तो क्योंकि दिन के 24 घंटे हैं वो सभी के लिए सीमित हैं और इसी 24 घंटे में ही व्यक्ति को अपने सारे कार्यों को करना पड़ता है। अब देखिए समय व्यवस्थापन के ने जो टूल्स हैं उसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो हमारा आता है टूल आता है समय का मूल्य, यानी कि टाइम कॉस्ट। हम सभी को आम भाषा में बोलते हैं कि समय के मूल्यों को पहचानो, तो हम यहाँ समय कॉस्ट मतलब टाइम कॉस्ट क्या है। देखिए मानव का जो प्रत्येक जो क्षण है वो कीमती होता है, समय सीमित है, सभी के पास ही 24 घंटे होते हैं और इसी 24 घंटों में ही उसको अपने समस्त कार्यों को निपटाना पड़ता है और समस्त कार्यों को करने के पश्चात ही उस व्यक्ति को अपने पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त भी करना होता है। यदि कोई व्यक्ति समय पर कार्यों को नहीं कर पाता तो जीवन में वह सफल नहीं हो पाता। इसी कारण समय को अमूल्य समय की संख्या दी गई है। समय व्यवस्थापन के अंतर्गत समय का आयोजन और उसका क्रियान्वयन दोनों ही शामिल है, यानी कि योजना बनाते समय परिवार के सदस्यों की सलाह लेनी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अकेला गृह प्रबंधक सभी कार्यों को संपन्न
नहीं कर सकता। परिवार के सभी सदस्यों की सहभागिता और सहयोग लेना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। अब बात करते हैं समय जो गृहिणी जो है अपने परिवार में समय का जो व्यय है वो किस तरह से करती है, इस पर बहुत सारे से शोध हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। गृहिणियाँ जो अपने कार्यों का विवरण समय के साथ रखती हैं, उनके सहयोग से ही ये शोध कार्य किए जा रहे हैं। ये जो अध्ययन है वो परिवार के सदस्यों के सामूहिक अनुमानित समय के व्यय और क्रियाओं के समूह पर क्रमानुसार समय के व्यय के संबंध में होते रहते हैं। यानी कि इसका जो मेन जो समय का जो मूल्य है वो उन्हीं जो ये अध्ययन होते हैं वो उन्हीं लोगों पर होते हैं जो कि अपने कार्यों को उचित समय के अनुसार ही संपन्न करते हैं। अब देखिए, समय व्यवस्थापन पर सन 1950 और 60 के बीच में कई सारे शोध कार्य किए गए और एलिजाबेथ बिगेंट ने 1954 में अपने अध्ययनों के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? देखिए, पहला, भोजन बनाने संबंधी कार्यों में अन्य कार्यों के समूह की अपेक्षा लगभग दुगना समय व्यय होता है, यानी कि भोजन बनाने में समय अधिक व्यय होता है। दूसरा, सफाई कार्य में अनुमानित भोजन पर व्यय होने वाले कुल समय का 1/3 हिस्सा व्यय होता है, जबकि भोजन की तैयारी में 2/3 हिस्सा समय का व्यय होता है। घर के अन्य कार्य जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बरामदा साफ करना, सजावट करना, बच्चों की देखभाल, वस्त्रों की देखभाल आदि क्रियाओं पर लगभग बराबर का ही समय व्यय होता है। परिवार के सदस्यों की देखभाल, घरेलू सामान के क्रय विक्रय, रख रखाव, भंडारण आदि कार्यों में भी काफ़ी समय व्यय होता है, परंतु महत्व की दृष्टि से ये क्रियाएं चौथे नंबर पर आती हैं। समय को व्यय करने से पहले समय की जो योजना है, टाइम प्लान अवश्य बना लिया जाना चाहिए। योजना दैनिक, साप्ताहिक, मौसमी और वार्षिक भी हो सकती है। यह गृहिणी के कार्य के प्रकार और व्यक्ति की उपलब्धता पर निर्भर करती है। योजना अनुसार समय का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए और समय के मूल्य को पहचानने से निम्न लाभ व्यक्ति को होती हैं। यानी कि अगर व्यक्ति उसको पता चलना चाहिए कि वो कौन सी योजना बना रहा है, डेली प्लान कर रहा है, वीकली प्लान कर रहा है, मंथ का कर रहा है ना, पूरे साल का कर रहा है, मौसम के अनुसार कर रहा है, तो उसी अनुसार ही कार्य उसको टाइम प्लान करना चाहिए। और गृहिणी के जो कार्य के प्रकार एवं व्यक्ति की उपलब्धता पर भी ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर हम समय के मूल्य को पहचानते हैं तो उसके हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। देखिए, पहला कार्य क्या होता है, समय पर संपन्न हो जाता है, समय की बचत होती है और किसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा इसकी जानकारी भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त कार्य को संपादन में लगने वाले समय का मूल्यांकन भी हो जाता है। मूल्यांकन कर लेने से कार्य के विभिन्न क्रियाओं का अवलोकन कर उसे क्रमानुसार व्यवस्थित रूप दिया जा सकता है। दूसरा, महत्व की दृष्टि से कार्यों का क्रम निर्धारित हो जाता है, यानी कि जो कार्य ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको हम पहले करते हैं, जो कम इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको बाद में करते हैं। प्रत्येक भारी काम के बाद हल्का काम करना चाहिए। शारीरिक काम करने के उपरांत मानसिक काम, अरुचिकर कार्य के बाद रुचिकर कार्य और आनंददायी कार्य करने से मन प्रसन्न रहता है और थकान भी उत्पन्न नहीं होती। तीसरा, एक ही क्षेत्र में काम करने में समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। यानी कि जैसे कि अगर गृहिणी रसोई में भोजन बना रही है तो वह रसोई संबंधी दूसरे काम भी उसी समय निपटा सकती है। कैसे? जैसे कि एक साथ 2 या 3 काम अगर गृहिणी करती है तो उसके जो समय है उसकी काफ़ी बचत
हो जाती है। रसोई के साथ साथ वो रसोई की झाड़ा पोंछी कर सकती है, बर्तन भी साथ साथ धो सकती है, छोटे मोटे डस्टिंग का काम हो गया, रसोई को शेल्फ को समेटना, ये सब जो कार्य है वो भी उसमें कर सकती है। चौथा, व्यक्ति की कार्यकुशलता एफिशिएंसी में वृद्धि होती है। कार्य सुचारू रूप से समय पर संपन्न हो जाता है और पारिवारिक लक्ष्यों की और या जो भी परिवार के उद्देश्य होते हैं उसकी भी प्राप्ति समय पर हो जाती है। तो अगर हम समय के मूल्य को पहचानते हैं तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कार्य हमारा बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से संपन्न होता है, कार्य कुशलता में तो वृद्धि होती है, साथ में समय और शक्ति दोनों की भी बचत होती है और हम अपने पारिवारिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा पहले। अभी हमारे और भी बहुत सारे टूल्स हैं टाइम मैनेजमेंट के, है ना, इसको हम एक एक करके करेंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैंने जैसे आपको पारिवारिक जीवन चक्र के अकॉर्डिंगली अवस्थाएं हैं और उसमें समय की कैसे कैसे मांग रहती है उसके बारे में बताया, और समय व्यवस्थापन के कौन कौन से टूल्स होते हैं। जैसे पहला आज हमने समय का मूल्य किया है, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में भेजूँगी। तो सभी गर्ल्स अपने जो है मेरे इस यूट्यूब वीडियो को लाइक और जो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने नोट्स आप बनाते रहिए। किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डालकर कांटेक्ट कर सकती हैं। धन्यवाद।